Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus Digital Platform of Advanced Engineering Classes। आप सभी का फिर से स्वागत है शौर्य सीरीज के अंदर, जहां पर हम क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग का प्रैक्टिस सेशंस लेकर चल रहे हैं। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलना है, क्यूएससी के अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करें। मैंने पिछले सेशन के अंदर भी बताया था कि यहाँ से बेसिक क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्यूएससी का वेटेज कम ही रहेगा। मेंस एग्जामिनेशन के अंदर प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा होता है, बट हाँ यहाँ पर कंसेप्चुअल, असर्शन, रीजन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस और क्वांटिटी कैलकुलेशंस पे न्यूमेरिकल, जैसे कि जो अर्थ और गैस एक्सकेवेशंस होते हैं या जो हमारे पास सेंटर लाइन लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है, यहां से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम इस सेशन के अंदर करेंगे। अगर आपको मेरे सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो एसी प्लस एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच है, जहां आपको मिलेगा 200 से अधिक आवर्स का लेक्चर मॉड्यूल्स, 3000 से अधिक क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेशंस, 100 से अधिक क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज और पीडीएफ जिनको आप लेटर ऑन डाउनलोड कर सकते हैं। सेशन में आगे बढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 2, और ये टॉपिक हमारा है क्वांटिटी कैलकुलेशंस का। तो यहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहेगी। एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन आए हो भी सकता है, बट इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क इज टू। जो लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसका पहली स्टेज क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट, डिजाइन, कंसेप्शन, स्टडी एंड वैल्यूएशन। देखो सबसे पहला जो बेसिक है वो तो क्या हो जाएगा? स्टडी एंड इवेल्युएशन। ये पहला प्रोसेस होती है किसी भी कंस्ट्रक्शन फेज में। सबसे पहले स्टडी होगी, सर्वे होगा, और सर्वे वर्क स्टडी एंड इवेल्युएशन के अंदर ही आएगा। सर्वे वर्क होने के बाद फिर क्या होता है? फिर हमारा सबसे पहली जो इसके बाद प्रोसेस आती है वो आती है प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, और प्रिलिमिनरी एस्टीमेट के बाद फिर यहां पे आता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल या एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो डिटेल्ड एस्टीमेट आता है, स्टेज 2 एस्टीमेट, और उसके बाद मिलता है टेक्निकल सैंक्शन, टेक्निकल अप्रूवल। इसके बाद टेंडर प्रोसेस होता है। टेंडर के बाद नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस। कॉन्ट्रैक्ट के बाद अर्नेस्ट मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, और इस सब के बाद आपका वर्क ऑर्डर जनरेट होता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। सो ये पूरी सीक्वेंस यहां पर रहती। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? स्टडी एंड इवेल्युएशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग फॉर एन इंजीनियरिंग वर्क। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा वर्क का? सबसे पहले ई टेंडर या अर्नेस्ट मनी या वर्क ऑर्डर या सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो देखो सबसे पहले तो क्या आएगा? टेंडर, तो पहला सबसे पहले। फिर उसके बाद जब टेंडर डालेगा तो सभी जितने लोग हैं सब अर्नेस्ट मनी देंगे, यानी सेकंड फिर आएगा। फिर उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट दी जाएगी, और लास्ट में फिर वर्क ऑर्डर जनरेट होगा। यानी करेक्ट सीक्वेंस क्या बनेगा? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, यानी बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट। नेक्स्ट इज एन एस्टिमेट विच इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द approximate method, example plinth area, cubical content, number of units, etc. for quick assessment of the cost is called as। तो जो हम प्रिलिमिनरी, जो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट है, जो क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट, जो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी है, अप्रोक्सीमेट मेथड है, इस पर जो हम एस्टीमेट बनाते हैं उसे हम प्रिलिमिनरी एस्टीमेट बोलते हैं। प्रिलिमिनरी का एक और नाम रफ कॉस्ट भी होता है, और इसी का एक और नाम अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट भी होता है। डिटेल्ड एस्टीमेट स्टेज 2 है, ये बाद में किया जाता है। रिवाइज, सप्लीमेंट्री, सब इसी की वैरायटीज हैं। अगर कुछ चेंजेस आते हैं वर्क में, रिवाइज हम तब करते हैं जब मटेरियल में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या फिर आपका जो एक्सपेंडिचर है वो जो ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट है उसको एक्सीड कर रहा है बाय 10%, या ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट एक्सपेंडिचर को एक्सीड कर रहा है बाय मोर देन 5%। सप्लीमेंट्री तब करते हैं जब कुछ एक्स्ट्रा वर्क आ जाता है, और सप्लीमेंट्री रिवाइज तब करते हैं जब कोई वर्क बीच में पार्शियली अबेंडन हो जाए और कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग वर्क 95% से भी कम हो, या फिर मटेरियल चेंजेस हो जिससे कारण कॉस्ट सेविंग हो रहा हो, तब सप्लीमेंट्री रिवाइज करते हैं। तो अभी जो सही आंसर है वो है प्रिलिमिनरी एस्टीमेट। द सैंक्शन ऑफ द डिटेल्ड एस्टीमेट, डिजाइन, कैलकुलेशन, क्वांटिटी ऑफ वर्क, रेट्स एंड कॉस्ट ऑफ द वर्क बाय कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज नोन एज। तो अगर सैंक्शन मिल रहा है डिटेल्ड एस्टीमेट के बाद, तो डिटेल्ड एस्टीमेट के बाद जब सैंक्शन मिलता है वो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कंसर्न डिपार्टमेंट दे रहा है, तो इसको हम टेक्निकल अप्रूवल बोलेंगे या टेक्निकल सैंक्शन बोलेंगे। और टेक्निकल सैंक्शन आपको ध्यान रखना है, टेक्निकल सैंक्शन जो होता है वो आपका
जो रिपेयर टाइप वर्क होते हैं उसमें नहीं देखा जाता है, रिपेयर वर्क जो होते हैं वो इससे एक्सेप्शन होते हैं। और वहीं पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है वो स्टेज 1 एस्टिमेट के बाद मिलता है। अगर कोई भी आपके लमसम वर्क हैं, मतलब पेटी वर्क है, छोटे मोटे वर्क हैं, छोटे कार्य हैं, पेटी वर्क हैं जिनका कॉस्ट 50,000 से कम होता है, उन वर्क के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं लेते हैं। छोटे मोटे वर्क, लमसम वर्क जो होते हैं उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं लिया जाता है, और रिपेयर टाइप वर्क के लिए टेक्निकल अप्रूवल नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द करेक्ट पर्पस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज द ई टेंडरिंग प्रोसेस। ई टेंडरिंग प्रोसेस क्यों लाया गया, ऐसा करेक्ट पर्पस क्या होता है? टाइम बचेगा, सब कुछ चीजें पारदर्शित रहे, इसके लिए किया जाता है, करप्शन के चांसेस ना हो। तो पहला ऑप्शन है टू सेव प्रोसेसिंग टाइम, इज करेक्ट ऑप्शन। टू रिलीज द कैशलेस पेमेंट टुवर्ड वर्क डन, काम होने पर पेमेंट कैशलेस किया जाए, ये कोई इसका सही आंसर नहीं। टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, इट इज ऑल्सो करेक्ट। सो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। So correct answer is D, first and third. Next is in case of big project, बड़े प्रोजेक्ट में a certain amount to the extent of about 1.5 से 2%, बड़े प्रोजेक्ट में 1.5 से 2% प्रोजेक्ट का लिया जाता है, वो किस लिए लेते हैं? वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट, रिवाइज, सप्लीमेंट्री, एनुअल एस्टिमेट। सही आंसर है वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट। और ये जो यहां पर इट इज चार्ज टू वर्क डायरेक्टली, ये टेम्पररी स्टाफ की सैलरी होती है। टेम्पररी स्टाफ जो आता है, जो पर्टिकुलर काम के लिए आता है, उनके लिए 1.5 से 2% नियोजित किए जाते हैं। वाटर चार्ज भी आपसे पूछें, वाटर चार्ज, तो वाटर चार्ज होता है 1 से 1.5%। 1 से 1.5% क्या होता है? वाटर चार्ज होता है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कब कंसीडर करते हैं? जब डिस्टेंस 8 किलोमीटर से ज्यादा हो, जब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कंसीडर करेंगे। डिपार्टमेंटल चार्ज पूछें 10 से 15%, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट पूछें 10 से 15%। नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग बेसिस कॉज ऑफ एक्सीडेंट इन सिविल इंजीनियरिंग वर्क स्टार्टिंग फ्रॉम लेस सीवियर टू मोर सीवियर। अगर ये 3 एक्सीडेंट के एग्जांपल्स हैं तो कौन सा कम सीवियर है और कौन सा फिर ज्यादा सीवियर है? लेस सीवियर टू मीडियम टू मोर, इस ऑर्डर में हमें क्रम में जमाना है। तो पहला है पर्सन बीइंग ट्रैप्ड और स्टक बाय मूविंग लिफ्ट। मूविंग लिफ्ट, लिफ्ट में कोई पर्सन अटक जाए, ये कैसा सीवियरिटी है? पर्सन और मटेरियल फॉलिंग फ्रॉम हाइट, ऊपर से कोई इंसान या मटेरियल गिर जाना, यह है पर्सन स्टेपिंग, मतलब पर्सन का सीढ़ी पे से गिर जाना, स्टेप मतलब लड़खड़ा जाना। तो देखिए सबसे ज्यादा सीवियर तो कौन होगा? सेकंड, मतलब सेकंड सबसे लास्ट में आएगा। लिफ्ट में अटक जाना कोई इतनी खास सीवियरिटी नहीं है, मतलब फर्स्ट देन किसी का गिरना, एकदम से लड़खड़ा जाना भी एक सीवियरिटी आएगा, बट मॉडरेट सीवियर होगा। तो 132 विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 132 वाला ऑप्शन नहीं है, लास्ट में 3 आएगा, है ना। लास्ट में क्या आएगा? पर्सन और मटेरियल फॉलिंग फ्रॉम दी हाइट। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है, तो हम फिर 312 यानी बी ऑप्शन पे हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे बोला है लेस सीवियर टू मोर सीवियर, और मोर सीवियर सबसे खतरनाक क्या होगा? पर्सन हाइट से गिर जाए, तो 2 सबसे लास्ट में आएगा, ये कंफर्म है। तो फिर एक ही ऐसा ऑप्शन है, इसलिए बी विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी क्यूएससी से आ सकते हैं और इनको हमें एलिमिनेशन के थ्रू ही करना होगा, इनमें हमें हमारा दिमाग नहीं लगाना है, हमें ऑप्शंस को करने के कला को समझना है कि हमें हमारा आंसर ढूंढना है कम टाइम के अंदर, और एलिमिनेशन में हम वर्क करेंगे। सबसे खतरनाक तो यही होगा, लास्ट में आना चाहिए, एक ही ऐसा ऑप्शन है, इसलिए बी ही करेक्ट होगा, बाकी हमें कुछ नहीं देखना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे आते हैं। द करेक्ट मैच ऑफ द कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलाना है, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं और यहां उनके पर्पस दे रखे हैं। पहला है एक यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, लमसम कॉन्ट्रैक्ट, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। लिमिटेड वर्क बट एग्जैक्ट क्वांटिटी आर नोन, काम बहुत छोटा है बट क्वांटिटी सारी पता है। क्वालिटी ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क इज नोन, क्वालिटी पता है काम की बट क्वांटिटी नहीं पता है। और एक है क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क आर अननोन, क्वालिटी भी नहीं पता है, क्वांटिटी भी नहीं पता है। अब देखो इसमें भी एलिमिनेशन भी करो, कुछ नहीं पता है तो ये कंफर्म है यूनिट प्राइस बहुत एग्जैक्ट केस में करते हैं, और परसेंटेज तब करते हैं जब चीजें कुछ पता हो, और लमसम जब कुछ नहीं पता हो। तो ये कंफर्म है Q3 से ही मैच होगा, ये कंफर्म हो जाता है, बाकी का नहीं पता, Q3 से मैच होगा। अब Q3 वाले 2 ही ऑप्शन है, तो इन 2 को हटा दो, अब बचा A ऑप्शन या C ऑप्शन। तो Q मैच हो गया 3 से,
फिर ये बोल रहा है आर मैच होगा 1 से, लिमिटेड वर्क, तो ये सही है, परसेंटेज लिमिटेड वर्क में करेंगे। और एग्जैक्ट क्वांटिटी अननोन है, क्वालिटी ऑफ ईच आइटम, काम पता है क्वांटिटी नहीं पता, क्वांटिटी हम निकाल लेंगे, क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो पी फिर किससे मैच होगा, पी हमारा 2 से मैच होगा, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें भी हमें एलिमिनेशन से करना है। हो सकता है आपको लगे यूनिट प्राइस सभी करेंगे जब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पता हो, बट ऐसा ऑप्शन ही नहीं कि दोनों पता है। ठीक है, काम छोटा है तो लिमिटेड वर्क में यूनिट प्राइस नहीं कर सकते, इसलिए पी से 1 मैच नहीं होगा, पी से आपका 2 हो सकता है। जो लिमिटेड वर्क है इस केस में हम परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट ही करते हैं, तो इसलिए Q का 3 हो गया और R का 1 हो गया, इसलिए फिर P के साथ 2 मैच हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज विच बुक इज टू बी यूज्ड फॉर डिटेल्ड मेजरमेंट ऑफ ए building are correctly recorded on its completion so as to facilitate the preparation of estimate for periodical repairs and their execution। अगर periodical repairs है, execution है, तो इसके लिए जो हम बुक यूज करते हैं उसका नाम है स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक, सी इज द करेक्ट आंसर। जो हमारे पास ऑर्डिनरी वर्क होते हैं, साधारण काम जो भी होते हैं, नॉर्मल वर्क, डे टू डे वर्क जो होते हैं फील्ड पे, उसके लिए जो बुक जिसमें रिकॉर्ड रखते हैं वो ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक है। तो ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक है ऑर्डिनरी वर्क के लिए, रिपेयर्स मेंटेनेंस, पीरियोडिकल रिपेयर मेंटेनेंस के लिए स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक है, और ये बुक एसडीओ के पास होती है जिसमें इन दोनों की चीजें लिखी जाती हैं। और इस बुक को चेक मेजरमेंट बुक भी कहा जाता है। जो रिकॉर्ड मेजरमेंट बुक है उसे चेक मेजरमेंट बुक भी बोलते हैं, वो एसडीओ के पास होती है, उसमें इन दोनों की चीजें होती हैं जो चेकिंग पर्पस के लिए होती हैं कि सही रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। वहीं पर यहां पे ऑर्डिनरी वर्क और ये रिपेयर मेंटेनेंस वर्क पूछें तो आंसर होगा स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक। मेजरमेंट बुक का फॉर्म नंबर पूछें तो मेजरमेंट बुक का जो फॉर्म नंबर होता है वो होता है 23, और वहीं पर मस्टर रोल जो होता है उसके अंदर लेबर की अटेंडेंस का रिकॉर्ड होता है, लेबर अटेंडेंस, और इसका जो फॉर्म नंबर अगर पूछें तो ये होता है फॉर्म नंबर 21, फॉर्म नंबर 21। नेक्स्ट इज the cross section of a strip footing is shown below, all the dimension are in mm, the quantity of 150 mm thick PCC 1:3:6 per meter length of the footing। क्वांटिटी पूछा है पीसीसी का, तो देखिए क्वांटिटी मतलब कि हमें निकालना है वॉल्यूम में, तो क्वांटिटी ऑफ पीसीसी पूछा है सिर्फ, पीसीसी, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब वहीं पर लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी इसमें 1 मीटर, क्योंकि पर मीटर लेंथ बोला है। सिर्फ पीसीसी को देखना है, इसमें पीसीसी कहां मेंशन्ड है, ये नीचे वाला जो है ये ब्रिक फ्लेट सोलिंग है, पीसीसी सिर्फ ये इतना दे रखा है, तो पीसीसी की विड्थ कितनी है 625 mm, सब डायमेंशन mm में मानेंगे, क्वेश्चन में दिया है, तो 625 mm, इसको मीटर में रखेंगे तो हमारे पास विड्थ हो गई 625 डिवाइडेड बाय 1000, और इनटू हाइट, हाइट मतलब थिकनेस, ये वाली डेप्थ, और ये तो क्वेश्चन में बोली 150 mm थिक, तो वो डेप्थ थी, मतलब 150 अपॉन 1000। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 0.625 इंटू 0.15, 0.09375, 0.09375 क्यूबिक मीटर पर मीटर। ठीक है, तो क्यूबिक मीटर पर मीटर लगभग हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.094 भी इसको बोल सकते हैं। अब ये क्या है, स्क्वायर मीटर और क्यूबिक मीटर दोनों ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, तो इसमें हमसे क्या पूछा है, क्वांटिटी बोला है तो हम क्यूबिक मीटर में बोलेंगे, स्क्वायर मीटर में नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता, सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, क्योंकि क्वांटिटी बोला है पीसीसी का और सीमेंट कंक्रीट को हम क्यूबिक मीटर में नापते हैं, ऑल्दो हमने पर मीटर नापा इसलिए वो 1 मीटर है, तो वो होगा मीटर स्क्वायर ही, क्योंकि हमने पर मीटर बोल दिया तो हम एरिया ही बताना है मेनली हमें, बट मेजरमेंट इसका वॉल्यूम में होता है इसलिए क्यूबिक मीटर आंसर होगा। तो ये होगा 0.094 क्यूबिक मीटर पर मीटर लेंथ, ऐसा इसको हम बोलेंगे, इसलिए बी ज्यादा करेक्ट है ना कि ए।
तो इसका आंसर ए नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। 0.094 क्यूबिक मीटर पर मीटर। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, दिस इज क्यूबिक मीटर पर मीटर। नेक्स्ट इज द अबाउ फिगर रिप्रेजेंट द प्लान एंड सेक्शन ऑफ एन एलिवेशन excavation layout, the volume of the earthwork in excavation for foundation trench। हमें ऐसा प्लान दे रखा है, एक यहां पे एक्सकेवेशन का प्लान दे रखा है और हमें इसमें क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्वांटिटी जो होती है इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अगर हम यहां पर सेंटर लाइन मेथड कॉन्सेप्ट लगाएं तो इसमें विड्थ कितनी है, 0.8। तो यहां से यहां तक का सेंटर लाइन लेंथ कितना होगा, यहां से यहां तक का देखें तो ये हो जाएगा 6 माइनस 0.8, मतलब ये हो जाएगा 5.2 मीटर। और ऐसे ही इसका सेंटर लाइन देखें तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0.8 यानी 3.2 मीटर, क्योंकि पूरी विड्थ कितनी है 80 सेंटीमीटर मतलब 0.8। तो यहां से 0.4 गया, यहां से 0.4 गया, तो 4 में से 0.4 मतलब 0.8, और ये 6 से पूरा आउट टू आउट, तो 6 में से 0.4 मतलब 6 माइनस 0.8 यानी 5.2। तो ऐसे ही 6.2 भी कितनी बार है, 2 बार है, और 3.2 भी कितनी बार है, 2 बार है। मतलब लेंथ जो हो जाएगी सेंटर टू सेंटर लेंथ वो हो जाएगी यहां पर हमारे पास 5.2 प्लस 5.2 प्लस 3.2 प्लस 3.2, ये तो हो गई हमारे पास लेंथ। इनटू विड्थ कितनी है वर्क की, 0.8 मीटर में, और हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आंसर आ रहा है देखते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये पूरा हमारे पास आएगा 5.2 प्लस 3.2 इंटू 2 इंटू 0.8 इंटू 0.6, 8.064 क्यूबिक मीटर, यानी कि हमारे पास बी विल बी द करेक्ट आंसर। और ये हमने सेंटर लाइन मेथड से निकाला। इसको हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से भी कर सकते हैं। तो 6 मीटर वाले को आउट टू आउट नाप लें और 4 वाले को इन नाप लें, तो 4 में से फिर 0.8 माइनस करेंगे और 0.8 माइनस करेंगे तो वैसे भी हो जाएगा। तो 4 में से 0.8 गया तो 3.2, फिर 0.8 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2.6। तो 2.6 2 बार और 6 2 बार, तब भी सेम वही आंसर आएगा। नेक्स्ट इज द सीमेंट कॉन्क्रीट रोड इज 1000 मीटर लॉन्ग। हमारे पास एक सीमेंट कॉन्क्रीट रोड है, ठीक है, और रोड का जो लंबाई है वो हमें दे रखी है 1000 मीटर। साथ में हमें क्या बोल रखा है, रोड के अंदर 8 मीटर वाइड है। रोड का अगर हम क्रॉस सेक्शन कट करें तो क्रॉस सेक्शन इस प्रकार से है, ठीक है, इसमें ये 8 मीटर वाइड है और इसमें 15 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कॉन्क्रीट रोड है, और नीचे यहां पर सब बेस है इसमें, और सब बेस कितने का है, 10 सेंटीमीटर का। मतलब ये सब बेस जो है ये 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और आगे क्या बोल रखा है, द क्यूबिक कंटेंट ऑफ कॉन्क्रीट फॉर रोड स्पेसिफाइड इज। अब इसमें देखिए हम इसमें पूरा यहां पर हमारा ग्राउंड लेवल मानेंगे, तो अगर अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन पूछता तो हम क्या करते, 1000 इंटू 8 इंटू ये पूरा कितना हो जाता 25 सेंटीमीटर। तो ये पूरा हम एक्सकेवेशन में मानते, कुछ नहीं दिया तो यही करेंगे, ठीक है, पूरा एक्सकेवेशन में मान के चलना है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो जब अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन पूछे तो 1000 इंटू 8 इंटू 0.25, पर अभी क्या बोल रहा है, सिर्फ सीमेंट कॉन्क्रीट कंटेंट बताना है। सीमेंट कॉन्क्रीट मतलब ये वाला 15 सेंटीमीटर का। तो फिर क्वांटिटी का आंसर हमारे पास क्या होगा, फिर हो जाएगा 1000 इंटू 8 और वो है 15 सेंटीमीटर मतलब 15/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 80 इंटू 15, और 80 इंटू अगर 15 हम निकालें 80 इंटू 15 तो ये आएगा 1200,
मतलब 1200 cubic meter will be the correct answer. So D will be the correct answer, 1200 cubic meter. Next is the cross sectional area of the embankment of a canal fully in embankment इन दी फिगर गिवन बिलो। ये पूरी एम्बेकमेंट में, मतलब ये ग्राउंड लेवल है, एम्बेकमेंट मतलब कि यहां पे हमने बोरोपिट से मिट्टी लाकर इसको ऐसे पूरा कॉम्पैक्ट कर कर ऐसा एम्बेकमेंट बनाया है दोनों तरफ मिट्टी का, और उससे फिर बीच में कैनाल बनी है। तो हमें कितनी मिट्टी लगी, हमें यहां पर एरिया बताना है। इसका क्या पूछा है, क्रॉस सेक्शन एरिया बताना है। एरिया बताना है, मिट्टी कितनी लगी, सिंपल सी बात है, इतना इतना हमें यहां पर ये जो है इसको एरिया को कैलकुलेट करना है। तो ये ट्रेपेजियम का एरिया है। तो एक काम करते हैं, हम 2 टाइम्स कर देते हैं और एक ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि पर यहां B1 B2 अलग अलग हैं, तो फिर अलग अलग करना पड़ेगा। तो पहले एक का निकालते हैं। तो इसमें इतना जो है ये तो B1 हो जाएगा, तो एक तो ये हो गया इसमें रेक्टेंगल, तो ये हो जाएगा B1 इंटू एच प्लस, अब ये ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखें तो इसकी हाइट कितनी है h, और साइड स्लोप कितना a/1, तो ये कितना बनेगा sh। तो इस एक का एरिया क्या बनेगा, हाफ इंटू sh इंटू h, मतलब कितना हो गया, ये हो गया हाफ sh स्क्वायर। अब ऐसे ये तो एक ट्राइंगल हुआ, ऐसे इधर भी एक और ट्राइंगल है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा एस स्क्वायर, जो कि हाफ एस स्क्वायर एक का है, 2 का एस स्क्वायर। ऐसे इसका निकालेंगे तो ये बनेगा B2 इंटू एच, इसकी विड्थ B2 है, हाइट सेम है, प्लस ये आ जाएगा एस स्क्वायर। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया, कॉमन ले सकते हैं, तो B1 प्लस B2 इंटू बन जाएगा H प्लस 2SH स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। तो सही आंसर होगा सी, B1 प्लस B2 इंटू एच प्लस 2SH स्क्वायर। नेक्स्ट इज द पोर्शन ऑफ एन एम्बेकमेंट हैविंग यूनिफॉर्म अप ग्रेडियंट 1 in 500 is circular with radius 1000 meter of the center line. It subtends 180 degree at the center. If the height of the bank is 1 meter at the lower end and side slope is 2:1, earthwork involved कितना होगा। तो देखिए, हमने जब अर्थवर्क पढ़े थे तो उसमें अलग अलग टाइप के लेवल सेक्शन आते हैं, तो ये हमारा 2 लेवल सेक्शन वाला केस है। इसमें हमें यहां पर अर्थवर्क जो है उसका पहले यहां पर हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जो हमारे पास ग्राउंड का लेवल है वो है 1 in 500, ठीक है। वहीं पर साइड स्लोप कितना है, साइड स्लोप हमें दे रखा है 2:1, 2:1। जो फॉर्मेशन विड्थ है वो हमें यहां पर एब्सेंट है, वो B होती है फॉर्मेशन विड्थ, ये B हमने मान लिया। तो सबसे पहले तो इसमें आप ध्यान रखें कि जो 2 लेवल सेक्शन है, क्योंकि 2 लेवल मतलब इसका लेवल अलग है, ये फॉर्मेशन लेवल हॉरिजॉन्टल है, और इसका लेवल अलग है, तो 2 लेवल सेक्शन हो गया। तो इसमें 1:R जो हमारा ये होता है, 1:R बराबर हो गया 1:500, और साइड स्लोप होता है 1:S, तो वो हो गया हमारे पास 1:2। ठीक, मतलब S की वैल्यू हो गई 2, R की वैल्यू हो गई 500। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया जब निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला आप ध्यान रखें, इसमें 2 लेवल सेक्शन में ये होता है एस इंटू B/2 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर BH प्लस R स्क्वायर SH स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस S स्क्वायर, मतलब S इंटू B/2 का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर BH प्लस R स्क्वायर SH स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका एरिया का, अपॉन R स्क्वायर माइनस S स्क्वायर। ठीक, अब इसमें S की वैल्यू हमारे पास है, S कितना है 2 है, हमें फॉर्मेशन विड्थ नहीं, जनरली फॉर्मेशन विड्थ हम मान लेते हैं 2 लेन रोड के लिए कितनी होती है 7 मीटर, तो ये हमें यहां अज्यूम करना पड़ेगा, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर एक जो एक चीज नहीं दी है वो फॉर्मेशन विड्थ नहीं दी है, तो उसको हमने अज्यूम कर लिया 7 मीटर।
अब इसमें जब हम यहाँ पे रखेंगे सारी वैल्यूज जो मैंने आपको बताई है, विड्थ आप 7 मीटर मान ले और हाइट ऑफ द बैंक हमको दिया है 1 मीटर, तो बैंक की हाइट सेंटर पॉइंट पे 1, तो h हो गया 1, r बता दिया, s बता दिया, b बता दिया 7 मीटर। इसको लेके जब निकालेंगे तो ये एरिया आएगा 9 मीटर स्क्वायर। अब ये इतना एरिया आ गया। अब यहां पे आपको समझना है अगला, जो हमारे पास क्या बोला है, ये तो इतना तो हो गया हमारा एम्बेकमेंट। अब जो एम्बेकमेंट है ये सर्क्यूलर पाथ पे है जिसका रेडियस है 1000 मीटर और 180 डिग्री सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है। मतलब अगर देखें तो ये इस प्रकार से कुछ है, ठीक है, और यहां पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल सबटेंड कर रहा है 180 डिग्री एट दी सेंटर और रेडियस इसकी है 1000 मीटर। तो हमें यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो लेंथ यानी आर्क बराबर क्या होगा, एंगल इंटू रेडियस। तो आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस, और एंगल को हम रेडियन में रख देंगे, तो एंगल कितना हो गया 180 मतलब पाई, और इंटू में रेडियस मतलब 1000 मीटर। तो आ गई हमारे पास लेंथ। अब हमें निकालना है वॉल्यूम, तो एरिया इंटू हम लेंथ कर देंगे। एरिया हमारे पास था 9 इंटू 1000 इंटू पाई। जब इसको निकालेंगे तो ये लगभग हमारे पास वैल्यू आ रही है इसकी 9000 इंटू पाई 28274.33, 28274.33 क्यूबिक मीटर। अब 28274.33 ऑप्शन में है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक और सबसे मेन चीज है, यही क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, डेटा भी चेंज नहीं होता है, तो आप ये पूरा कैलकुलेशन भी ना करें तो आप याद रखें 28,000 के आसपास आंसर आएगा। तो जो भी आंसर 28,000 के आसपास हो वो आप टिक कर देना उस क्वेश्चन में, क्योंकि यही क्वेश्चन कई एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। Calculate the volume of the embankment in cubic meter using trapezoidal method if the cross section area of the three section of an embankment at an interval of 30 मीटर are, एक एरिया है आपका 20 मीटर स्क्वायर, दूसरा एरिया है 40 मीटर स्क्वायर, और तीसरा जो एरिया है थर्ड वो है 50 मीटर स्क्वायर, और सबके बीच की जो दूरी है ऑफसेट दूरी जो है वो 30 मीटर की है। तो अगर हमें ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला लगाना है तो वो क्या होता है, डी, और अंदर में फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 प्लस मिडिल 1, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो डी कितना हो गया, 30 हो गया, फर्स्ट प्लस लास्ट मतलब 20 प्लस 50 मतलब 70/2 मतलब 35 प्लस मिडिल वाला यानी 40, तो ये हो गया हमारे पास 75 इंटू 30, 75 इंटू 30 विल बी 2250 क्यूबिक मीटर विल बी दी फाइनल आंसर। 2250 यानी सी आंसर। ट्रेपेजॉइडल में क्या है आपका, जो डिस्टेंस है इंटरवल्स जो है वो डी, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 एंड प्लस रिमेनिंग ऑल, और वहीं सिम्पसन से पूछते तो यहां आ जाता D/3 और फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 4 टाइम इवन प्लस 2 टाइम ऑड, उस तरह से हमें करना है, 4 टाइम इवन 2 टाइम्स ऑड। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द अर्थवर्क इन क्यूबिक मीटर यूजिंग ट्रेपेजॉइडल मेथड। सेम वही क्वेश्चन है, उसी प्रकार से 3 सेक्शन के एरिया दिए हैं। पहला जो है वो है 40 स्क्वायर मीटर, दूसरा जो एरिया है वो है 50 मीटर स्क्वायर, और तीसरा जो है वो है 80 मीटर स्क्वायर, और इंटरवल जो दिए हैं हमें वो 20 मीटर पे दिए हैं। इस बार सेम वही फॉर्मूला लगा देंगे, डी इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 प्लस मिडिल 1 या रिमेनिंग जितने भी हैं, तो ये हो गया 20, फर्स्ट प्लस लास्ट मतलब 40 प्लस 80 मतलब 120, 120 का आधा 60, और प्लस मिडिल 1 मतलब 50, ये हो गया 1100, और 1100 इंटू 2 तो मतलब ये आ जाएगा 2200 क्यूबिक मीटर will be the final answer. So C will be the correct answer. Next is calculate the quantity of brickwork for a room using the central line method.
हमें ब्रिक वर्क वॉल्यूम बताना है, सेंटर लाइन मेथड, इंटीरियर डायमेंशन रूम के हमें दे रखे हैं 5x4 मीटर। मतलब हमारे पास एक रूम है और उस रूम के जो इंटीरियर डायमेंशन है वो हमें दे रखे हैं 5 मीटर और एक हमें दे रखा है 4 मीटर। आगे फिर बोल रहा है हाइट ऑफ द रूम, रूम की जो हाइट है वो है 3.5 मीटर। साथ में बोल रहा है विड्थ ऑफ द वॉल, जो वॉल की विड्थ है, मतलब इधर में ऐसे में ये है 0.3 मीटर, क्योंकि 300 mm है, तो वॉल की विड्थ हो गई 0.3। और यहां पर एक दरवाजा भी है इसमें, और दरवाजा जो है उसका डायमेंशन हमें दे रखा है वॉल का, डोर का, वो है 2 मीटर ऐसे में होगा और 1.2 मीटर ऐसे में होगा। लंबाई में 1.2 और हाइट में 2 मीटर। तो हमें ब्रिक वर्क कितना करना है हमें वो निकालना पड़ेगा। मतलब पहले हम क्या करें, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क निकाल लें और उसमें से डोर का वॉल्यूम माइनस कर दें। तो सबसे पहले तो हमें यहां पे सेंटर लाइन मेथड से करना है, तो पहले तो हमें सेंटर लाइन मेथड से वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क निकालना पड़ेगा, पहले डिडक्शन नहीं करते हैं। तो अब अगर इनर डायमेंशन ये है तो ये वाला कितना होगा, 0.3 का आधा उधर और 0.3 का आधा इधर, मतलब 5 प्लस 0.3/2 प्लस 0.3/2, मतलब वो आ जाएगा 5.3। और ऐसे इधर करेंगे ये वाला तो 4 प्लस 0.3 का आधा प्लस 0.3 का हाफ, मतलब ये आ जाएगा 4.3। तो टोटल हमारे पास टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना हो जाएगा 5.3 प्लस 4.3, और ऐसा हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया 9.6 इंटू 2, ये आ गया 19.2 मीटर। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, तो वो हो जाएगा टोटल लेंथ, अभी रिडक्शन नहीं करना है, इनटू में विड्थ इंटू हाइट ऑफ दी वॉल, तो ये हो गया 19.2 इंटू विड्थ हमारे पास कितनी है दीवार में 0.3 और हाइट है 3.5 मीटर, तो इंटू 3.5 इंटू 0.3 ये आ गया 20.16 मीटर क्यूबिक मीटर। इतना आ गया वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क। अब इसमें से हम वॉल्यूम ऑफ डोर, जो दरवाजा आएगा, दरवाजा कितना है 2 इंटू 1.2, 2 मीटर हाइट है दरवाजे की, चौड़ाई कितनी है 1.2, और साथ में अंदर जहां दरवाजा आएगा वहां दीवार 0.3 की हमने एक्स्ट्रा जोड़ ली है, ठीक है। चौड़ाई कितनी है दीवार की 0.3, उतना माइनस करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 1.2 इंटू 0.3 ये आ जाएगा 0.72। तो अगर हमें फाइनल वॉल्यूम पूछा है कितना होगा ब्रिक वर्क का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल जो है उसमें से हम ये 0.72 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 19.44 क्यूबिक मीटर, ठीक है। डोर में से डोर का जो डायमेंशन है वो कितना है 2 मीटर हाइट में 1.2 ऐसे में, और जहां दरवाजा आएगा वहां दीवार 0.3 चौड़ी नहीं बनेगी, उतना हमने माइनस कर दिया, तो कितना आंसर आ गया 19.44, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ ए 4 स्टोरीड बिल्डिंग इफ द टोटल प्लिंथ एरिया इज 300 स्क्वायर मीटर पर फ्लोर एंड द हाइट ऑफ द फ्लोर इज 3 मीटर। The cubical content rate is ₹2000 per cubic meter and profit of contractor is 10%। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, देखो अगर हम टोटल कॉस्ट निकालें तो इसमें जो सिंपल कैलकुलेशन है, सबसे पहले टोटल प्लिंथ एरिया कितना है 300 स्क्वायर मीटर पर फ्लोर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया एक फ्लोर का इतना है, तो नंबर ऑफ फ्लोर का मल्टीप्लाई कर दो, कितने हैं 4, तो ये सबका आ गया। उसमें हाइट ऑफ फ्लोर कितना है 3 मीटर, तो ये भी हमने कर दिया। इससे ये आ गया हमारा टोटल क्यूबिकल कंटेंट आ गया पूरी बिल्डिंग का, ठीक है। एक का 300 प्लिंथ एरिया है, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 फ्लोर है, सबका सेम है, और हाइट ऑफ द फ्लोर। क्यूबिकल कंटेंट रेट हमें दे रखा है कितना 2000, उसका मल्टीप्लाई कर दिया तो अमाउंट आ गया।
पर ये जो अमाउंट आया ये हमारा आया इतना, हमें एग्जैक्ट लगेगा मटेरियल और लेबर में। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10% है, मतलब 10% और बढ़ाना है, मतलब हम यहां पे 1.1 का मल्टीप्लाई कर दें। तो जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे हम ये, तो 1200 इंटू 3 इंटू 2000 इंटू 1.1, ये आ जाएगा 7,79,20,000 rupees will be the final answer. 79,20,000 rupees, D will be the correct answer. Next is the canal bank has a length of 100 meter and its height at two extreme end is 2 meter and 3 meter. एक कैनाल बैंक है और कैनाल बैंक जो है उसकी लंबाई हमारे पास है 100 मीटर। ठीक, यहां पर हमें जो हाइट दे रखी वो दे रखी 2 मीटर और यहां जो हाइट दे रखी है वो है 3 मीटर। आगे, द साइड स्लोप ऑफ द बैंक इज 2:1। साइड स्लोप यहां पर कितना है 2:1 और यहां पर भी साइड स्लोप कितना है 2:1। द रेट ऑफ द पिचिंग इज ₹500 पर स्क्वायर मीटर। पिचिंग मतलब जो हम वहां पे उसमें जो लाइनिंग करेंगे उसका जो रेट है वो है ₹500। तो पिचिंग की कॉस्टिंग कितनी आएगी? देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ट्राइंगुलर टाइप शेप मान ले तो अगर इसमें ये 2 मीटर है ये 2 मीटर है, अब साइड स्लोप 2:1 है तो हम इसको क्या बोलेंगे 2:1 मतलब 1 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक वर्टिकल पे 2 हॉरिजॉन्टल, मतलब अगर ये हमारे पास में 2 वर्टिकल हैं तो ये होगा 4 हॉरिजॉन्टल। और ऐसे ही यहां पर ये वाला है 3 मीटर तो एक वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल तो 3 वर्टिकल, तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास 6 मीटर। अब इसमें हम यहां पर ये कैलकुलेट करते हैं, हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम मिड हाइट निकाल लें। ठीक है, मिड ऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो अगर ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है तो यहां पे जो मिड हाइट बनेगी वो बनेगी 2.5 मीटर, इसका एवरेज। ठीक है, तो अब इस सेक्शन में ये हो गया 2.5 मीटर, तो ऐसे में 1 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल मतलब 2.5 वर्टिकल है तो फिर ये 5 हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला स्लैंटिंग साइड निकाल लेंगे। तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, तो 2.5 का स्क्वायर प्लस ये आ गया 5.590 मीटर। अब ये इतनी साइड आ गई तो हमें निकालना है सबसे पहले कॉस्ट। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ पिचिंग इनटू रेट ऑफ पिचिंग। तो एरिया कितना होगा 5.59 इंटू 100 और रेट हमारे पास कितना है ₹500 पर स्क्वायर मीटर। तो ये हो जाएगा 5.590 इंटू 100 इंटू 500, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,79,500 rupees will be the answer. 2,79,500. So B will be the correct answer. मतलब हमें 2 एक्सट्रीम एंड की हाइट दे रखी तो हमने मिड हाइट निकाल ली, साइड स्लोप दे रखा है तो उससे ये वाला पता कर लिया, ये पता है तो उससे हमने ये निकाल लिया और इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 मीटर का। ठीक है, तो वो हो गया हमारे पास लंबाई। ठीक, ये हो गई स्लांटिंग लेंथ, ये हो गई
लंबाई, तो एरिया आ गया, और उसमें रेट का मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉस्ट आ गया। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन क्यूबिक मीटर फॉर ए कैनाल एम्बैंकमेंट of 10 meter long, having height of 3 meter and 5 meter at the two extreme edges. Top width of the embankment are 2 meter and 4 meter at extreme edges, and side slope is 2:1 using trapezoidal method. Trapezoidal method के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है। हमारे पास अर्थवर्क इन क्यूबिक मीटर कैनाल एम्बैंकमेंट के लिए निकालना है, 100 मीटर लेंथ है कैनाल एम्बैंकमेंट का, और ये 2 पॉइंट के बीच में बना है, ए और बी। ठीक, हाइट कितनी है एक्सट्रीम एजेस पर? यहां का अगर हम सेक्शन देखें तो यहां पर हमारे पास जो हाइट है वो इसमें है 3 मीटर, और टॉप विड्थ यहां पर कितनी है 2 मीटर। साइड स्लोप है 2:1, 2:1 मतलब 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, मतलब अगर ये 3 वर्टिकल हैं तो ये हो जाएगा 6 हॉरिजॉन्टल, और ये भी 2 मीटर, तो ये पूरा कितना बन जाएगा, 6 और 6 12 और 2 14। ऐसे यहां पर हम देखते हैं तो इसमें जो हमारा ट्रेपेजॉइडल सेक्शन बन रहा है, तो इस एंड पर जो विड्थ है वो 4 मीटर दे रखी है, और यहां पर हमारे पास हाइट कितनी है 5 मीटर, यहां पर 5 मीटर है, 1 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल, तो 5 वर्टिकल है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, यहां पर 10 हॉरिजॉन्टल और 4 ये है, तो ये पूरी हमारे पास विड्थ कितनी आ गई 24। अब इसका हमें एरिया यहां पे निकालना है, ठीक है, और एरिया का हम एवरेज कर लेंगे, और उसी से हम बीच वाला एरिया भी निकाल सकते हैं, बीच वाला एरिया निकाल लेंगे। तो इसमें अगर हम इसका एरिया निकालें इस वाले पोर्शन का, तो ये कितना होगा, एरिया बराबर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 2 + 14 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब 3, जो क्या 16, 16 का 8, 8 इंटू 3 24 स्क्वायर मीटर। इसका एरिया निकालें सेकंड वाले पॉइंट का, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल मतलब 4 और 24, 4 + 24, और डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की 5, तो 20, 28 का आधा 14, 14 इंटू 5, 14 इंटू 5 ही आ गया 70, तो ये 70 स्क्वायर मीटर हो गया। हम इस तरह से कर सकते हैं ट्रेपेजॉइडल मेथड से, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है डिस्टेंस इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट का हाफ, ठीक है, और बीच वाली टर्म तो हमारे पास है नहीं, तो डिस्टेंस कितनी है 100, फर्स्ट प्लस लास्ट मतलब 24 + 70/2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ रहा है, तो 24 + 70 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, यार है 4700, मतलब इसका आंसर आ रहा है 4700 क्यूबिक मीटर। दो एंड का इंफॉर्मेशन है, दो एंड का हमने एरिया निकाल लिया ट्रेपेजॉइडल का एरिया लेकर, और फिर हमने ट्रेपेजॉइडल मेथड लगा दिया, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4700 क्यूबिक मीटर, मतलब डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये था बच्चों हमारा सेशन क्वांटिटी कैलकुलेशन पे, और ऐसे मैं सेशन लेकर आऊंगा जहां पर ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे, जो भी नए पॉइंट्स लगे उनको नोट करें और साथ में आप रिवाइज करते चलें। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे होगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं ऐसे ही अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।